नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और दो दिग्गज कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनावी मैदान में हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि 9000 से ज्यादा जो पीसीसी के सदस्य हैं वो वोटिंग आज उनके द्वारा की गई है। लेकिन खड़गे और शशि थरूर के बीच में किसका पलड़ा भारी है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी का नया बॉस कौन होगा कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष। क्योंकि देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और जो मतदान है वो हो चुका है। मतपेटियों में जो फैसला है वो जो बंद हो चुका है और अब 19 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी का अगला बॉस कौन होगा और कांग्रेस पार्टी की आगे दशा और दिशा किस तरह से तय की जाएगी। और जिस तरह से देखिए, ये पूरा एक जो चुनाव हो रहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस बार गांधी परिवार से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं है। 24 साल बाद ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो हो रहा है, क्योंकि 2017 तक अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थी। 2017 में राहुल गांधी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में इस्तीफा देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के बाद, तो फिर एक बार फिर से सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाती हैं और अंतरिम अध्यक्ष फिलहाल वही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी है, कौन कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा, किस तरह के समीकरण हैं, तमाम तरह के बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, नया बॉस कौन होगा और किस तरह से अब आगे की रणनीति है जो है वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। क्योंकि तमाम कहा जाए, अगर जो नया अध्यक्ष होने वाला है उसके सामने तमाम चुनौतियां होंगी। अध्यक्ष बनते ही अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, इसके अलावा गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है। तो वक्त जो है वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पास बेहद कम होगा। देखा जाए तो 3 हफ्ते से भी कम वक्त होगा जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से तैयारियां होंगी नए अध्यक्ष के पास। हालांकि वक्त कम है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नया अध्यक्ष बनने वाला है उसकी राह है वो मुश्किल होने वाली है। और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा दीपक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तो दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा संजय राणा साहब जो हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र तिवारी जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दीपक जी आपसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से आपकी जो पार्टी है अगर देखा जाए तो जिस तरह से आरोप परिवारवाद का लगता था, तो ये परिवारवाद से खुद को निकालने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, अब तो आपके पास वो भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन नहीं रह गया है कि परिवारवाद जिस तरह से हमला किया जाता था, अब उससे भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बाहर आ गई है। क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, इसमें कांग्रेस जो गांधी परिवार है उससे कोई भी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। दीपक जी देखिए, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब से आज़ाद भारत की कल्पना जिन लोगों ने की थी और लोकतंत्र जब ये देश बना, तो इस लोकतांत्रिक देश में आज तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक अध्यक्ष और एक लोकतांत्रिक पार्टी बन पाए। आज ही ऐसी समस्या का समाधान इनको क्यों समझ में आया और आज भी द्वंद्व बन गया है। आप देखिए, और भागदौड़ हाथों से जा रही है, स्थिति खराब है। अब जब सारे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक पार्टी की पहचान बन गई और उससे निकलने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता पूरे देश ने नकार दी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी की स्वीकार्यता पूरे देश ने नकार दी, तो उसके बाद भी अगर जागे तो क्या फायदा हुआ? नहीं, कैसे नकार दी, ये कैसे कह सकते हैं आप कि नकार दी? हालांकि देखिए, ये बात सच है कि जो तमाम चुनाव हुए हैं उसमें कहा जाए कि पार्टी को अपेक्षाकृत जो सफलता है वो नहीं मिली है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, ये तो पूरा देश मानता है ना दीपक जी।
देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आदरणीय देखिए इंदिरा गांधी ने जी ने इस देश पे राज किया, नेहरू जी ने इस पे राज किया और गांधी परिवार ने इस पे राज किया पूरे देश ने। और भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस रही। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी जो अब संघर्ष किया, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से भारत पर राज किया। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के अंदर बन पाई? क्या ऐसी नौबत क्यों आई कि पार्टी के ही लोगों को उतरकर सामने सड़क पर आना पड़ा? और आज मैं शायद ये दूसरा चुनाव होगा। एक बार आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था और सीतारमैया जी को शिकस्त दी थी करारी। इतिहास को देख लीजिए कि उसके बाद क्या स्थिति बनी थी कि वो निर्विरोध जीतने के बावजूद, सबसे ज्यादा स्वीकार्यता, सबसे ज्यादा मत मिलने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? और उसके बाद हमेशा निर्विरोध चुनाव होते रहे, निर्विरोध एक ही परिवार का कब्जा कांग्रेस के ऊपर अधिकतर रहा। और अब चुनाव में जब कहीं कुछ बचा नहीं, किसी प्रदेश में एक आध प्रदेश को छोड़ दें, तो जब कुछ बचा ही नहीं, तो उसके बाद अब ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे खुद महसूस होता था, मैंने अधिकतर डिबेटों में यही बात पूछी कि आज तक कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र क्यों नहीं कायम? ठीक है दीपक जी, वापस आएंगे आपके पास। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हैं। देखिए, आपने इस बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से दो नाम है, क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा इस बार भारी है? हालांकि जिस तरह के तमाम जो रुझान सामने आ रहे हैं, इस बार कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है अपेक्षाकृत शशि थरूर के। आपका आकलन, आपका विश्लेषण क्या कुछ कह रहा है इस बारे में? गुड इवनिंग शांतनु जी और गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि तकरीबन जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, चाहे आजादी के पहले से बात करते हैं, तो तकरीबन 97 लोग प्रेसिडेंट रहे हैं, इंक्लूडिंग अपनी सोनिया गांधी जी। और मोस्ट मैं आजादी की बात करूंगा या तो फिर मैं 71 की बात करूंगा। तो आप देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो गांधी फैमिली का ही कब्जा रहा है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं शशि थरूर साहब का और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनको किसका वर्चस्व प्राप्त है, किसका आशीर्वाद प्राप्त है। तो बिना आशीर्वाद प्राप्त किए हुए कोई भी प्रेसिडेंट बनना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी को अगर प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट होना ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। लीडर मतलब मैं मास लीडर की बात कर रहा हूँ, जैसे सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोदी जी बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वो आदमी होना चाहिए जो संगठन को मजबूत कर सके, संगठन को खड़ा कर सके, नेतृत्व बना सके, स्ट्रेटजी बना सके, प्लानिंग बना सके। तो मुझे अगर मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे तो खड़गे जी एक 82 साल की उम्र में हमें नहीं लगता वो जोश भर पाएंगे पार्टी के अंदर, जो जोश की आज की दिन में जरूरत हो। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे कौन अच्छा होता, तो मेरे हिसाब से शशि थरूर साहब ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन अगर इस समय की अगर आप परिकल्पना कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आने वाला रिजल्ट कैसे होगा, तो ये तो सामने दिख रहा है। तकरीबन 90% वोटिंग हो गई थी 3 बजे तक, जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है, और उस हिसाब से तो खड़गे साहब जीत रहे हैं। तो कोई बुरे से नहीं बोलने में, और लगभग 90% जीत चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और गांधी फैमिली का एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन ये ऐसे अगर चुनाव होंगे, ऐसे संगठन बनेंगे, शांतनु जी, उससे फायदा संगठन को नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और एक तरह से विपक्ष की भूमिका यही पार्टी निभा सकती है, और इसका सशक्त होना बहुत जरूरी है। और सशक्त नेतृत्व नहीं होगा तो सशक्त भाई विपक्ष कैसे बन सकता है? और मुझे लगता है कि एक सिर्फ खाना पूर्ति हो जाएगी कि एक सोनिया गांधी जी का नाम हट करके मल्लिका जी खड़गे हो जाएगा या किसी और का आ जाएगा, लेकिन इससे लाभ कांग्रेस पार्टी को कतई नहीं होगा। तो लाभ प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करते हैं तो हमें लगता है स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से शायद शशि थरूर साहब के अंदर वो ऑरा है, वो जो जज्बात है, वो चीजें, नॉलेज है, जो स्ट्रेटेजी बना सके, जो प्लानिंग कर सके। बाकी जो फेस की बात है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी है, जो वोट खींच सकते, वोट ला सकते हैं। तो दोनों चीजों को हम कभी मिक्स नहीं करते। लेकिन संजय जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो लगभग 5 दशक उनको हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए। 5 दशक से वो कांग्रेस पार्टी में है। संगठन का भी कहा जाता है कि उनको अनुभव है। तो ये जो अनुभव है, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए काम आएगा। और दूसरी बात आपने कहा कि शशि थरूर, लेकिन एक बात ये देखिए कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद, जैसा कि आपने कहा कि आशीर्वाद प्राप्त है, ये भी एक बहुत जरूरी एक कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है ना। तो
तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो 5 दशक का उनका जो एक अनुभव है वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा, और उनके पास इतनी बड़ी एक टीम होगी तो सब मिलकर जो संगठन का जो अनुभव है वो भी काम आएगा। तो शशि थरूर तो अभी अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से तो काफी कम अनुभव है उनको। बिल्कुल, अगर अनुभव की बात करें तो नो डाउट शांतनु जी आप बिल्कुल सही बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ज्यादा तजुर्बा, संगठन का तजुर्बा है, नेतागिरी का तजुर्बा है। वो कितने 8 बार विधायक रहे हैं, एमपी रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रहे। इसमें नो कोई मुझे संकोच नहीं बोलने में, लेकिन देखिए आज किसकी जरूरत है? आज है ऐसे व्यक्ति की जरूरत जो पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। आपको लगता है कि 42 ईयर्स का आदमी वो जोश भर सकता है? हमें नहीं लगता। दूसरी बात ये है, कभी लोग आपने सुना होगा टीवी डिबेट में भी आके बोला हुआ दलित चेहरा, तो आज से पहले ये नहीं पता था किसी को दलित है, किसी को नहीं पता। देखिए प्रेसिडेंट जो ऐसा होता है कि आप वोट मांगने जाते हो तो अलग सिनारियो होता है, उसमें फर्क पड़ता है कि आप दलित है, सवर्ण है, क्या है, जाति तो उसको हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़े। लेकिन जब संगठन का चुनाव करते हैं तो संगठन का चुनाव हमेशा 2-3 तरीके से करना चाहिए कि हमारा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, एक्सेप्टेबिलिटी न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का वर्चस्व प्राप्त है तो वो एक्सेप्टेबिलिटी हो, वो नहीं, जो चीजों को संभाल सके। आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो मेरे दिल के बड़े करीब पार्टी है, लेकिन समस्या ये है कि इनके नेतृत्व की कमी है, नंबर दूसरा इनको प्लानिंग स्ट्रेटेजी की कमी है। देखिए प्लानिंग आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, उन्होंने 125 सीट चिन्हित कर ली है, तकरीबन 44,000 बूथ को चिन्हित कर लिया है, जो जिस पर उनको एक्शन लेना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी यही नहीं चिन्हित कर पा रही, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 इलेक्शन में अपने दम कह सकते हैं मुहाने पे खड़े हैं, चाहे गुजरात ले लीजिए, चाहे हिमाचल ले लीजिए, वहां पे प्रचार नहीं हो रहा है। तो देखिए सब यही सब होता है कि आपको जो चुनाव आने वाले हैं 1-1.5 साल बाद, और अभी आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं, तो आप एग्जीक्यूट करोगे कैसे करोगे? आप अगर 6 मंथ पहले चुनाव में किसी भी चुनाव में जाते हो तो समझ लीजिए आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत गिर जाती है। आपको बहुत लंबा तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, 2 साल, 1 साल, 3 साल और 5 साल। तो अगर इनको चुनाव जीतना है, 24 की बात ही नहीं कर रहा शांतनु जी, 24 भूल जाइए, अगर इनको चुनाव जीतना है आने वाला 29 वाला, तो अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, करिश्मा कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, जनता का मूड किसके ऊपर हो जाए, कौन जीत जाए। लेकिन आज धरातल पे संगठन को देखिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां से बहुत सारे 88 सीटें आती है, बिहार देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप अपना महाराष्ट्र देख लीजिए। मैं सीट की बात कर रहा हूँ, ये सीट पे कांग्रेस किस स्तर पे है? नंबर 2, नंबर 3 की पार्टी हो चुकी है। अगर यहाँ पे नंबर अगर गेम नहीं गेट कर पाएंगे तो कैसे सरकार बना सकते हैं या मजबूत विपक्ष बना सकते हैं? देखिए आप मान लीजिए 150 से 60 सीट जाएंगे, तभी तो विपक्ष में आप लीडर बनेंगे, आपको लोग समर्थन देंगे और हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन आप इतनी सीट लाने के लिए आपको बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। प्लानिंग की कहीं हमें कर रही है। मुझे अध्यक्ष पद में उतना इंटरेस्ट नहीं है शांतनु जी, अगर हमसे पूछेंगे। सोनिया गांधी बनी रहे, चाहे परिवार से बाहर से बने, परिवार के अंदर से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनमोहन सिंह पार्ट 2.0 हो जाएंगे। मनमोहन सिंह भी रिमोट से चलते थे, भी रिमोट से चलेंगे। हमें रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं राहुल गांधी साहब को बनना चाहिए प्रेसिडेंट। चुनाव हारना अलग चीज होती है, जीतना अलग होने देती है, लेकिन एक उनके साथ अच्छे लोगों का टीम बने, जो एडवाइजर भी अच्छे हो, नए एडवाइजर हो, नई टीम बने और वो टीम ड्राइव करे। हो सकता है एक इलेक्शन हार जाएंगे, 2 इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टीम मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो आंदोलन होंगे। आंदोलन होगा तो जनता का विश्वास जागता है। जब जनता का विश्वास जागता है तभी आपको मिलता है, तब आप विपक्ष या पक्ष में बैठ सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करने के लिए इनके पास प्लानिंग नहीं है। आपको भी पता है प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल जीरो है, और उसके बगैर आप भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी परास्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन देखिए संजय जी, मैं एक सवाल आपसे करना ये चाहता हूँ कि देखिए आपने कहा कि रिमोट के जरिए चलेंगे, लेकिन सवाल ये, अगर दीपक जी की जो पार्टी है, आप ये बताइए कि क्या जेपी नड्डा साहब बिना किसी सलाह मशवरा के अपनी तरफ से फैसला ले सकते हैं क्या? संजय जी आप बताइए। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, इसका जवाब मैं देता हूँ। शायद नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, ये प्रजातांत्रिक पार्टी, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, इस पे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ना थिंक टैंक है, जो पहले एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करता था। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक है, यहाँ पे भी थिंक टैंक होगा जो प्लानिंग बनाने लगे। देखिए होगा ना, अध्यक्ष होने से मेरा मतलब नहीं है, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन जो थिंक टैंक है, जो स्ट्रेटेजी बनाता है कि हम यूपी में कैसे प्लानिंग करेंगे, बंगाल में 19 सीट से 25 सीट कैसे करेंगे, महाराष्ट्र में कैसे सीटों का गणित बैठाएंगे, वो जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन है ना, वो टीम अलग है। वो नड्डा साहब रहे ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन नड्डा साहब एक अध्यक्ष अनुभवी नेता है और उनका अनुभव बिल्कुल काम आता है। लेकिन हाँ,
यहाँ सब लोग, भारतीय जनता पार्टी में सबका समावेश होता है, सब लोग अपना अपने विचार देते हैं और प्लानिंग बनती है। हमें लग रहा है कांग्रेस में थोड़ी सी कमी हो गई है। वो थिंक टैंक जो था पुराना जमाने वाला, आज से 20-25 साल पुराने चले गए, थिंक टैंक अगर फिर आएगा, हो सकता है वो बुजुर्ग हो गए हो, नए बंदों को लेके आए, नए लोगों को लेके आए और उनके साथ बैठे, मतलब उनका तजुर्बा और नए लड़कों का जोश दोनों जब मिलेगा तो बिल्कुल पार्टी अच्छी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन रहा अध्यक्ष की बात अगर करेंगे तो हम आपको अध्यक्ष बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगभग हो ही गए। जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी दीपक जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक नीचे छोटे से स्वयं सेवक जिन्होंने पोस्टर बैनर लगाए, अपने हाथों से डिज़ाइन किए, सड़कों पर छतों पर लगाए, मेहनत की, दरी बिछाई। इस भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता और बिल्कुल जो सबसे बड़ा पद है उस तक रह सकता है। आदरणीय अमित भाई शाह हों, नरेंद्र मोदी जी हों, योगी जी हों, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूँ। सब कुछ गवाकर अगर होश में आए तो क्या हुआ। आप इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, ये वही भारतीय जनता पार्टी, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चलिए, जिसके पास कभी केवल 2 सीटें आई थी संघर्ष करने पर, और आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। वो अपने कुशल नेतृत्व के कारण, अपनी आंतरिक नीतियों के कारण, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, कुशल नेतृत्व के कारण और परिवारवाद से बिल्कुल अलग होकर। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसे भी बड़े नेता हैं जिनका परिवार है, लेकिन कभी भी इस बात की प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी नहीं दी गई। यहाँ पर योग्यता को स्थान दिया गया और आज उस कुशल योग्यता के कारण ही पूरे देश में कुशल नेतृत्व चल रहा है। आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखेंगे, बड़े बड़े विषय को कितनी आसानी से इस कुशल नेतृत्व के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो बूथ प्रबंधन हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे कुशल नेतृत्व हो, चुनावी प्रबंधन हो, ये सब तभी संभव हो पाया कि जब ये पार्टी परिवारवाद से उठकर हमेशा लोकतंत्र में, आंतरिक लोकतंत्र के साथ काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं तो फिर भी इस बात को दोबारा कहूँगा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं इनके जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और ये बड़े विपक्ष की भूमिका निभाएं और जो भी मुद्दे हों उन्हें मजबूती से उठाएं, कोई अच्छा नेतृत्व करें और कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो लगातार संघर्ष किया है, तभी तो वो चीज इतना सुनहरा कुंदन बनकर सोने के रूप में राज पार्टी दीपक जी यही काम कांग्रेस पार्टी भी अगर कर रही है तो इसमें गलत क्या है। देखिए कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि तमाम कई वर्षों तक, कई दशकों तक जो है वो बैनर पोस्टर लगाए, सुनिए ना, लेकिन देखिए खड़गे साहब 5 दशक से कांग्रेस पार्टी में है, वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, गांधी परिवार से वो नहीं है, तो ये जो आरोप लगते थे ना परिवारवाद के, उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ने की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें गलत क्या है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दीपक जी। शांतनु जी, मैं आपकी बात का ही समर्थन कर देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने पुराने अनुभवी नेता, तो उनको आज से पहले कभी ये अवसर क्यों नहीं मिल पाया। इतनी वृद्ध अवस्था में आने के बाद आज पार्टी को आज ही ऐसी क्यों स्थिति महसूस हुई कि आज उनको आना पड़ा मैदान में उतरकर। और इस बार ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा कांग्रेस के अंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो गया ना, कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश, रोष व्याप्त हो गया और ये स्थिति आज उत्पन्न हो गई कि आज चुनाव कराकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या अन्य जो भी उम्मीदवार हैं वो हों, तो उनको आना पड़ा मैदान में और चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नहीं, वो स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेकर आने पड़ा, क्योंकि लगातार आपकी जो पार्टी है, आपके जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे थे ना सर परिवारवाद का, और परिवारवाद को लेकर जो है वो पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा था। इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है वो लाने की जरूरत पड़ गई। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजय। देखिए सर, परिवारवाद का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी परिवारवाद से कुछ छूटी रह गई है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम, मैंने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नजदीकी जानता, ऐसा नहीं कि उनका परिवारवाद वहां नहीं चलता नंबर। जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं प्रश्न पूछूं तो हमारे मित्र दीपक जी बता नहीं पाएंगे कभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुए, तो इस तरह की बातें करना गलत होगी। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, देखिए आप बोल रहे हैं कि मेरा संगठन बड़ा अच्छा है। देखिए संगठन 2014 के पहले क्यों नहीं अच्छा था, 2014 के पहले आप क्यों नहीं सरकार बना ली, 2014 के पहले क्यों नहीं आप बहुत सारे स्टेट में आ गए। देखिए ऐसा होता है 2014 के बाद देश जागा है,
देश इसलिए जागा है कि देश को जगाने वाला एक नेता आया, प्रदेश को जगाने वाला एक नेता है। तब आप जाके बताइए भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी का नाम हटा दीजिए, कमल में सिर्फ आप वोट दे दिए, देखिए अगला चुनाव ना आ जाए तो कहिएगा कि ऐसा है। कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी न किसी के कुशल नेता। अच्छा संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी कहाँ से आए, या आप जिनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। संजय जी देखिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपकी किसी बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये वही संगठन है, इन्होंने ही तो योगी जी और मोदी जी को अवसर दिया और इनकी योग्यता के बल पर इन लोगों ने नेतृत्व किया। आज कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, या पूरा विश्व आज भारत की स्वीकारता कर रहा है, आज मोदी जी का पूरा विश्व मान रहा है, तो ये संगठन से तो निकल कर लोग आए। ऐसा तो नहीं था कि योगी जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, या मोदी जी का परिवार का कोई अन्य आज भी अन्य कोई व्यक्ति राजनीति में है। योगी जी को छोड़ करके बता दीजिए किसके परिवार का नहीं है, नाम बता दीजिए, नाम बताइए मुझे, नहीं बता पाएंगे आप बता दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए हमारे यहाँ संख्या ऐसी कितनी है? नहीं दीपक जी वो कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी को छोड़कर नाम बता दीजिए, तो आप बता दीजिए अगर कोई नाम हो तो। नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है। चलिए अरुण जेटली जी बता दीजिए, वो तो बेचारे स्वर्गवास हो गया उनका। और ना जाने मनोहर पारिकर जी का स्वर्गवास हो गया, ना जाने कितने एक लंबी लिस्ट है। आप उत्तर प्रदेश में, मेरे यहाँ कम से कम इतना तो नहीं है कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही होंगे, या इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी होंगे, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, या सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी या राहुल गांधी। मैं इस बात को कह रहा हूँ, और देश देख रहा है, देश अब सोशल मीडिया या मीडिया अब एक अपने आप में बड़ा स्तंभ है। अब देश चुप रहने वाला नहीं है, और अब देश उसी को कमान देता है जिसको देश इस बात के लिए लायक मानता है कि ये नेतृत्व कर सकते हैं। परिवारवाद में बंधकर कभी भी कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में नहीं है। पंकज जी की क्वालिफिकेशन बता दीजिए, उनको भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट में टिकट मिलता, कितनी मेहनत करने के बाद भी टिकट नहीं मिलता। देखिए पंकज जी अगर बने हैं तो विधायक बनकर नोएडा से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। पंकज जी आप जरा उनका पता तो कर लीजिए, पंकज जी को कितना लंबा समय हो गया पार्टी के अंदर काम करते हुए। पंकज जी को कोई एमएलसी राज्यसभा नहीं भेजा है, या पंकज जी को सीधा अध्यक्ष नहीं बनाया पार्टी ने। आप इस बात को भी तो देखिए, अगर राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेतृत्व करते हैं, तो पंकज सिंह जी चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक स्थिति में जीत कर आए हैं, उसके बाद भी उनको कोई कमान नहीं दे दी है पार्टी की। पार्टी फिर भी लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है। संजय जी, ये ऐसा नहीं कि अगर मोदी जी के बाद उनका बेटा या उनका कोई परिवार का अन्य सदस्य, आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं। खैर मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप अपने विषय से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा होता कि ठीक है संजय जी, दीपक जी वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। आज देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, धन्यवाद। और खड़गे साहब और शशि थरूर साहब के बीच में मुकाबला है, किस तरह से देखते हैं आप इसको शैलेंद्र जी? देखिए, एक स्वतंत्र लोकतंत्र की सबसे अच्छी उदाहरण है, सबसे अच्छी नज़ीर है। अगर इसे तमाम पार्टी के लोग अच्छी नीयत और नेक नीति से देखेंगे तो बहुत ही बेहतर संदेश है। बाकी अनाप शनाप ऊट पटांग अनर्गल बयान देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिशा विहीन बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक उस तरह से जिस तरह से सरकार की आज कोई भी नीति दिशा विहीन है। शैलेंद्र जी, मैं किसी अन्य पार्टी के नेता का बयान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शशि थरूर जी का ही एक बयान है। उन्होंने कहा कि उनको देखिए जो वोटर लिस्ट है वो दी गई, उनके नंबर जो है वो नहीं दिए गए। एक दिन पहले वोटर लिस्ट दी गई, तो कहा यह जा रहा है, जो एक संकेत जो निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रक्रिया है वो फेयर नहीं लग रही है उनको। शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं एकदम क्लियर हो गया कि चुनाव जो है वो पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र है। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने बातें कही, उसके बाद उनको मुहैया कराया गया। उसके बाद भाई कई बार होता है, कई लिस्ट जल्दी में आ गई, उसमें नंबर नहीं है। पीडीएफ लिस्ट नंबरों से बनती है, कई बार नंबर के बिना भी बनती है, तो उन्हें बिना नंबर की पहुंच गई, तो नंबर उन्होंने मांगे, सार्वजनिक मांगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया में उन्होंने अपना एक विश्वास रखा, सार्वजनिक मंच से कहा और उनको मिला।
तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अच्छी बात है। उन्हें उनका कोई निष्कासन तो हो नहीं गया, जबरदस्ती उनको हटा तो दिया नहीं गया पद से नितिन गडकरी की तरह। आप समझिए, ये बड़ी बात है ना। मतलब गंभीर बात ये है कि लोकतंत्र का जिस तरह से यहाँ पर पालन हो रहा है, एक व्यक्ति को पूरी लिस्ट दे दी जाती है, उसमें सारे नंबर डिटेल होते हैं, और एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये इतनी अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उनके पास वो सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती। उसके बाद वो लोकतांत्रिक तरीके से उसकी शिकायत करते हैं, फिर लोकतांत्रिक तरीके से उनको लिस्ट मुहैया कराई जाती है। इससे बढ़िया कमाल का उदाहरण क्या हो सकता है? नहीं दीपक जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, देखिए दीपक जी सुनिए ना दीपक जी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बहुत वक्त से जो है वो पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है और इसी वजह से प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि वो भूल हो गई है और भूलवश इस तरह से जो वोटर लिस्ट है वो उनके पास नहीं आई। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया जो है काफी वक्त चूंकि चुनाव नहीं हुआ है। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, लिस्ट तो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, चुनाव दो लोग लड़ रहे हैं, दो ही प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, दिल्ली से सारी व्यवस्था हो रही होंगी, दिल्ली से ही सेंट्रलाइज लिस्ट गई होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लिस्ट पे ना जाए? चलिए ठीक है, लेकिन ये जो शशि थरूर जी की अपनी बात है ये स्पष्ट करती है इस बात को, और ये रिजल्ट भी बता देगा इनका कि कितना लोकतांत्रिक था। ठीक है, मेरा कहना तो इतना निवेदन है कि जिस दिन कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, ठीक है संजय जी। देखिए शांतनु जी एक मिनट का मुझे मौका दीजिएगा भाई, 1 मिनट। जी शैलेंद्र जी, आता हूँ सर आपके पास। संजय जी शैलेंद्र जी बोलिए। देखिए हमारे साथी जो दीपक भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं जी। देखिए उनसे कहिए, उनका बौखलाना ठीक बात है क्योंकि उनके यहाँ कभी चुनाव नहीं हुए, किसी ने देखा नहीं, तो ये बात सच है, उनकी बौखलाहट जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेरे साथी हैं, उनका सम्मान है। मैं कहता हूं कि आप अपने यहाँ भी कहिए कि लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाए, सम्मान किया जाए। नहीं, आपके आने से पहले ये बात संजय राणा साहब ने उनसे पूछ ली है सर। शैलेंद्र जी, आपके आने से पहले संजय राणा साहब उनसे ये सवाल पूछ चुके हैं। जी नहीं, मैं संजय भाई ने ठीक सवाल पूछा, क्योंकि संजय भाई ने जायज बात की कि भाई जन सरोकार की बातें हैं। आप कब करा रहे हैं चुनाव, बताइए। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कभी भी चुनाव नहीं होता, वो एक सेलेक्ट होता है कोई भी आदमी, और इंटरनल जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनका गवर्नेंस है, उसके तहत वो सेलेक्ट किया था, वो अध्यक्ष बन जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कांग्रेस में वोटिंग हो रही है वैसे सेलेक्ट होगा। देखिए कांग्रेस में अगेन मैं बोलता हूँ, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो धरातल पे है। इनको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए। हम तो मैं बार बार बोलता हूँ कि राहुल गांधी बनते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बनते, प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ वो पूरी जिम्मेवारी के साथ, मतलब वन मैन शो होता है, उसके ना माता जी हो ना बहन हो, वन मैन शो की वही जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर वो उनको अगर जिम्मेवारी दी जाती, और क्योंकि युवा है, कहीं ना कहीं युवा है और उनको पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है, बस ये कि उनके हाथ कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। देखिए ऐसा ना कि माँ है बहन है, कहीं ना कहीं हाथ बन जाते हैं, इस वजह से कई डिसीजन लेने में फेल हो गए। रहा अध्यक्ष बनने का ना बनने का, तो खड़गे साहब को तो कंफर्म अध्यक्ष बन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अध्यक्ष बनना एक विपक्षियों को चेहरा दिखाने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अध्यक्ष खड़गे साहब बनेंगे या थरूर साहब बनेंगे। हमारा इंटरेस्ट ये है कि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तो तब तक इस देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। उसको मजबूत करने के लिए हम तो कहते हैं चाहे कोई भी इंसान बने प्रेसिडेंट, हम कहते हैं हमारे जो मित्र बैठे हैं प्रवक्ता, ये भी बन सकते हैं, कोई बने, लेकिन वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता रखता हो। तो हमें अगर आप मुझसे पूछोगे तो आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या है, उनका संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। क्योंकि संगठन इसलिए कमजोर हो गया है कि नेतृत्व जो होता है, लीडर, वो ड्राइव करता है, अपने मैसेजिंग ग्राउंड लेवल तक पहुंचाता है। तो जो गैप हो गया है, वो गैप को भरने के लिए ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, गांव स्तर पे, सब स्तर पे इनको अपने संगठन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, ऊर्जा भरनी पड़ेगी। और ऊर्जा भरने के लिए बहुत जरूरी होता है लीडरशिप। शायद वो मिस्त्री के मैंने देखिए सोनिया जी की उम्र हो गई, हमें नहीं लगता वो इतना एग्रेसिव काम कर सकती है,
तो हमारे पास दो ही चेहरे दिखते हैं, तो प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी थोड़े परिपक्व लीडर है, उनको मतलब चांस देना चाहिए, पूरा फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ बांध नहीं जाते हैं। मान लीजिए वो कुछ काम करना चाहते हैं और पुराने जो बुजुर्ग नेता है 80-80, 90-90 साल के, शायद हमें लगता है उनको नहीं करने देते हैं। तो अगर आप पूरा समावेश देखोगे ना शांतनु जी, तो कहीं आंतरिक कलह भी एक तरह से कांग्रेस में दिखती है, जो तो संजय जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी डैमेज करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या राहुल गांधी फ्री हैंड काम नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता जी। आपको बोलना सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष होंगे, हम वही तो बोल रहा हूँ, अध्यक्ष पद नहीं, हमें कुर्सी पे किसी को बैठाना नहीं है जी। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई भी हो, वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी को एज अ पार्टी को खड़ा कर सके, अपने कदमों पे चला सके, उसको दौड़ा सके। आज जो पार्टी है वो लेटी हुई है, लेटी अब कमजोर हो चुकी है, उसको एनर्जी भरने की जरूरत है कि बैठे, बैठ के बाद खड़ा हो, खड़े के बाद चले, चल के दौड़े। तो 4-5 स्टेप है एग्जीक्यूशन के लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है, इनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, ये प्लानिंग बना रहे हैं, ऑलरेडी खड़े हैं, दौड़ रहे हैं। तो हमें जो भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसमें की कमी है। रहा राहुल गांधी साहब का, जैसे आपने प्रश्न पूछा, अगेन उनके हाथ बंधे हुए हैं, पहले भी शायद बंधे रहेंगे, हम तो कहते हैं उनको फ्री हैंड दीजिए। लोग देखिए ऐसा है, मीडिया में बहुत सारे खबर आएंगी, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, हम मान लेते 2 साल और भी वैसे 2-4 दस चुनाव और आ जाए, लेकिन अगर फ्री हैंड देंगे और उनके जो एडवाइजर्स उनको चेंज करेंगे, राइट टाइप ऑफ एडवाइजर अगर राहुल गांधी लेते हैं, पुराने नेताओं का सहयोग, उनका तजुर्बा, नया का जोश। संजय जी, आपने कहा कि देखिए संगठन जो है वो कमजोर हो चुका है, जो टॉप लीडरशिप है और जो कार्यकर्ता है उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप एक हो रहा है, उसको मजबूत करने के लिए तो राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर अब उतर रहे हैं। देखा आपने, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं राजनीति में और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं, ये दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक पूरा गेम जो है वो बदल कर रख देते हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से 2 चेहरे हैं संजय जी, जो आपको लगता है कि जो गेम जो है वो बदल सकते हैं कहीं ना कहीं? देखिए चेहरे में तो मैं, सोनिया जी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके मैं बारे में नहीं बोलूंगा। हम कहते हैं दोनों भाई बहन, चाहे वो प्रियंका जी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये दोनों भाई बहन मिलकर गेम चेंजर, ऐसे चेहरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनको, उनके पीछे स्ट्रेटजिस्ट होना बहुत जरूरी है, जो मिसिंग। देखिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, योगी जी चेहरा, सॉरी मोदी जी चेहरा है, योगी जी चेहरा है, अमित शाह और टीम स्ट्रेटेजिस्ट है, वो पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अध्यक्ष कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जीक्यूट कराते हैं। उसी तरह इस पार्टी में भी इनको एक चाणक्य की जरूरत है, जो स्ट्रेटजी बनाए और एग्जीक्यूट कराए। फेस तो ऑलरेडी इनके पास है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, अगर इनको थोड़ा सा और देंगे तो फेस बन सकता है। हमें नहीं लगता इससे बड़ा कोई फेस इनकी पूरी पार्टी में है, पूरी पार्टी में इनसे बड़ा फेस नहीं है। चाहे पायलट जी हो, पायलट जी को नेतृत्व देना चाहिए, राजस्थान का उनको नेतृत्व देना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश लोकल लीडर जो नया यंग लीडर है उनको बढ़ाना चाहिए। हम तो बोलते हैं इस चुनाव को भूल जाए, 2022 के चुनाव हो रहे, हो सकता है हार जाए, कोई बात नहीं, अब इनको नए स्तर की प्लानिंग करनी चाहिए कि जान भर जाए। जान भरने के लिए आपको संगठन को बहुत मजबूत करना, संगठन के लिए नए अध्यक्ष का नियुक्ति करनी पड़ेगी प्रदेशों में, जो युवा होंगे, जो जैसे आपने देखा राजस्थान में जब पायलट साहब बने, सरकार बनाए, कितना उन्होंने जो चीजों को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, उनको उतना उत्तरदायित्व नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, वो इनका इंटरनल मैटर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक युवा नेता जरूर चीजों को भरता है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। आज देखिए अपना स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, साउथ से भी स्टार्ट करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत थी कि साउथ से स्टार्ट करना। देखो 140 सीट है, एमपी की सीट की बात कर रहे हैं, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट है, आपके 2 स्टेट है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। पिछला चुनाव कितने परसेंट कम वोट पाए? सिर्फ 4%। अगर उसमें जान फूंक देते तो हो सकता था कॉम्पिटिशन। हम कहते हैं 77 विधायक थे, हो सकता है 80 विधायक हो जाते। हम ही नहीं बोलते सरकार बनती नहीं बनती, लेकिन एक तरह से वहां पे एक चीज रिवाइवल होता। अब ये क्या है, जो विधायक जीते हो तो वो भी बेचारे हार सकते, तो जोश की कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती। तो ये बोलो एक स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन मिसिंग है, वो अगर सही करेंगे तो नेता तो कहीं भी खड़ा कर दीजिए। राहुल गांधी नेता है, नेता को कहीं भी लेकर खड़ा करेंगे तो बेचारा अपना काम करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी तो नहीं बना सकते। कभी कभी स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है कांग्रेस की पार्टी के अंदर आज के दिन में। जबकि ये बहुत थिंक टैंक पार्टी है, यहाँ पे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन वो योग्य व्यक्तियों के बीच और जो चापलूसों के बीच में जो गैप है ना, उसको भरने की जरूरत है।
वो चीजों को हटाना पड़ेगा। हट जाएगा तो शायद ये पार्टी रिवाइव हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, देखिए नए कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो 19 तारीख को तो पता चली जाएगी कि नया कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, और आते ही देखिए तमाम चुनौतियां उनके सामने, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, साथ साथ यूपी में भी जो है वो निकाय चुनाव होने वाला है। यूपी में भी आपको नया अध्यक्ष मिला है, क्या अभी तक किसी भी तरह की रणनीतिक बैठक जो है वो की गई है? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, देखिए नई निकाय चुनाव को लेकर के जी उत्तर प्रदेश में संगठन के द्वारा कई बैठकों का दौर चला जी। है और पूरी तैयारी है, पूरी संघर्ष के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। क्या जनता के साथ, जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे सड़क खड़ंजा, झाड़ू पंजा, नाली, ये सीवर, यही सब चीज़ें उनकी हैं। उनके मुद्दों पर मूलभूत समस्याओं को लेकर के हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। रही बात अगली रणनीति की, तो अगली रणनीति तब बनेगी जब रण में खड़े होंगे। अब कौन जीतेगा, कौन क्या आएगा, फिर आएंगे तब आगे बात बढ़ेगी। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब हम एक लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं तो तमाम विरोधी दल, खास तौर से वो जो भारत को कहीं ना कहीं से टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कहकर कभी कुछ कहकर, उनको तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचने समझने की जरूरत है। उन्हें अपने चेहरे से धूल साफ करने की जरूरत है, वो आईना ना साफ करें। भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी जी दीपक जी चलिए, मैं तो खैर इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से एक तरफा जो चीज़ें लग रही हैं और ये आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे और चुनावी रणभूमि में आएंगे, और हम तो आईना भी साफ करेंगे, चेहरा भी साफ करेंगे। आप जनता के बीच में आइए तो सही, चुनाव लड़ने की स्थिति में खड़े तो होइए। जनता ने आपको नकारा तभी तो आप यहाँ आ गए। हम तो 2 सीट से लंबा सफर तय करते आए हैं, मेहनत करके जनता के बीच में। आप आइए ना, आपका स्वागत है। आपकी ये दुर्दशा क्यों हो गई, इसका कारण क्या है? तो आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे तैयारी की जा रही है। देखिए आपने ब्रजलाल खाबरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश में उतारा है, मैदान में उतार दिया है, और ब्रजलाल खाबरी को इसीलिए उतारा है उन्होंने आपके साथ 2-2 हाथ करने के लिए। दीपक जी, देखिए शांतनु जी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरे 5 साल चुनाव लड़ता है। हम कभी चुनाव लड़कर सीट पर नहीं बैठते। सूरज निकला है वो डूबेगा, और रीतियां देख लीजिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता देख लीजिए, हमारा चुनावी प्रबंधन देख लीजिए, हमारा आपका कार्यकर्ता जितना आज परेशान है, त्रस्त है ना, प्रबंधन देख उतना तो लीजिए, हिंदुस्तान की हमारी राजनीति बूथ किसी का कमेटी नहीं देख लीजिए। हमने कभी सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं की है, अपने हमने कार्यकर्ताओं सत्ता का जो केवल शोषण सेवा के लिए की है। आज आपने जो जो प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार बैठने के को बाद जो बढ़ावा कहा दिया था, है, उन वो शब्दों को याद कर लीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान के कहा मैं इतिहास में प्रधानमंत्री नजीर है। नहीं हूँ, मैं आपने प्रधान अपने सेवक के कार्यकर्ताओं का रूप भी में आपके शोषण बीच किया, काम करूंगा। कर्मचारी और का भी आज शोषण उसी कर रहे नेतृत्व का कारण हैं, है, जनता का भी उन शोषण कुशल कर रहे नीतियों का ही हैं। कारण है आप दोहन कि के किसी भी अलावा कोई प्रदेश में काम आसानी नहीं से कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आपकी आती प्रक्रिया और जो भारतीय है जनता वो पार्टी इतनी आसानी से जटिल कहीं होती से जा जा रही नहीं रही है। कि हम जैसे उसी लगता संगठन है के कि बल पर, हम उसी सेवा के जो है बल पर, लोकतंत्र को नहीं, कुशल किसी नेतृत्व और के चीज बल को बढ़ावा दे पर रहे हैं। लोगों के दिलों मैं में आपसे एक जगह सवाल बनाकर पूछता लोगों के हूँ, लिए, आम जनता जनमानस के लिए काम मंच कर पर कर, जनता के जो मौके के आदरणीय लिए, दीनदयाल जनता उपाध्याय के जी ने लिए कहा था, आप बताइए अंत्योदय के लक्ष्य हिंदुस्तान प्राप्त की करेंगे। राजनीति अंतिम में पंक्ति में खड़े आज हुए से व्यक्ति पहले को हर इतना योजना का लाभ खूबसूरत दिलाएंगे लोकतंत्र कब हुआ था? प्रत्येक आप व्यक्ति का बताइए, चिंतन करेंगे, इतनी खूबसूरती आम से आदमी लोकतंत्र से चुनाव कब हुआ जुड़कर था? रहेंगे। आप और जिस बताइए, प्रकार से संगठन राहुल चल रहा गांधी है, ने उस प्रकार से लोगों जिस के प्रकार घरों आप में मेरी जाकर बात बैठ को जाते करके हैं, आप पूरे विश्व तमाम की रिपोर्ट जो देखो है ना, अगले पिछले लोगों को पूरे आगे बढ़ाया विश्व है। आज भारत आप का, किसके यहाँ गए हैं? मजबूती आप से मान बताइए, रहा है पूरा विश्व भारत को। आपने गरीबी पूरे को कहाँ विश्व में पहुँचा डंका दिया है? बजा आप भारत बताइए, का। आपने हमसे बात कर रहे हैं 350 आईना रुपए का साफ करने सिलेंडर की। जो दोस्त 7 एक बार साल अपने अंदर पहले झांको, वो 350 का अपना था, चिंतन करो ना। आज वो आप 1100 रुपए का राहुल है। गांधी को फेलियर आप किस क्यों लोकतंत्र होना की पड़ा? बात कर रहे हैं? आपका ना तो प्रेम का आपने जादू चला, नगर विकास ना राहुल जी का आप- जादू चल आप पाया, क्या नगर विकास है ना? मंत्री कौन है? आपकी पता नहीं चलता नीतियां है। इतनी परिवहन स्पष्ट मंत्री थी पता नहीं कि चलता है। आपकी वित्त पार्टी मंत्री के पता अंदर नहीं चलता आंतरिक है। कलह कभी खत्म नहीं हो प्रधानमंत्री पाई। पता चलता है, आप वो भी हमसे उंगली उठा प्रधानमंत्री रहे के रूप में। हैं, एक उंगली ये जब तो सामने गलत उठती है तरीका तो है चार ना। पीछे आती है। दीपक भाई, इस बात का चिंता ये कीजिए। लगातार बात और मैं तो करके फिर आपको आप पुनः एक जनता बार को कहता गुमराह नहीं कर हूँ, सकते। राजनीति झूठ बड़े बोलते मन हैं से आप। होती है। परिवारवाद मैं के खिलाफ आपको की बात फिर करते एक बार हैं बड़े मन से और परिवार में ही शुभकामनाएं लोगों देता को हूं। टिकट देते और हैं। मैं आशा कुल करता हूं मिला के कि आपका हिंदुस्तान की नेतृत्व जनता को लोकतांत्रिक गुमराह तरीके से करते हैं। चलेगा। ये आपका बहुत ही निहायत लोकतांत्रिक ही गलत व्यवस्था तरीका है। स्थापित ठीक है, होगी। आपके और एजेंडे ठीक है, ऐसे शैलेंद्र जी, आए, ठीक है, संघर्ष दीपक जी, करें, दीपक जी, आगे मैं आता हूँ आपके पास। रिजल्ट शैलेंद्र जी, जनता के हाथ में। शैलेंद्र जी, हो ना पाएगा। जनता बता देगी। ऐसे शैलेंद्र नहीं जी, सुनिए। चलेगा।
जनता के बीच में सही बात रखिए। ठीक है, सही ठीक है, बातें सर, बताइए, जनता सर, को सही बोलिए। ठीक है, शैलेंद्र जी। बोलिए, आप बताइए जनता को, आपने 350 रुपए का सिलेंडर, ठीक है, मैं पूछता हूँ शैलेंद्र जी, आप ये बताइए, आपने देखिए जिस तरह से कहा कि अपने ही कार्यकर्ताओं का कहा जाए कि शोषण कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए या फिर खिलाफत करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, कौन खिलाफत करेगा? जब जो विपक्ष के लोग खिलाफत कर रहे हैं उनको जेल भेज दे रहे हैं, उन पे ईडी लगा दे रहे हैं, कौन खिलाफत करेगा? कहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है? मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। ठीक है दीपक जी, अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है और आप जो है अगर आवाज उठाएंगे तो आप जेल में डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे दीपक भाई नेशनल हेराल्ड में जो लोग जमानत पे हैं वो चिंतन करें इस बात का। हमें मत बताइए आपने जमानती क्यों कराई, इस बात का उत्तर दे दीजिए। ये देखिए, आप हमसे बात कर रहे हो, पूछ रही है, और फिर आप कहते हो कि जब वहां पर आप जाते हो तो पूरा मजमा लगाते हो। आपको न्याय की व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। आप इतनी बड़ी पार्टी हो भैया, आप इस बात को लेकर आइए ना। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अगर मुझे कोई बात होगी तो मेरी पार्टी के अंदर इतना बड़ा संगठन काम करता है, मेरे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था है, मेरे यहाँ सुनने वाले 100 कान है मेरे यहाँ। इसका एक और मैं सबसे बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा जी का। आप तो शांतानु जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने तो वो वाला देखा होगा इंटरव्यू भी आसाम के मुख्यमंत्री जी का, कि जब वो कह रहे थे कि मैं गांधी जी से समय मांग रहा था तो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, तो वो कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनकर आसाम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये मेरा कमी नहीं है, आप अपनी कमी देखो ना दोस्त। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कार्यकर्ता तो हेमंत बिश्व शर्मा थे, परिवारवाद की उनसे भी राय ले लो ना एक बार। परिवार के लड़कों को टिकट देते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, और रुपया बढ़ रहा है कि घट रहा है, अब ये तय करना है। जनता सब जानती है। निर्मला सीतारमण, ठीक है, वापस आएंगे शैलेंद्र जी और दीपक जी, वापस आएंगे आपके पास। संजय राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संजय जी जो लोगों के बीच में है, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, उसको मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जनता के हित में जब हम बोलते हैं सिलेंडर का प्राइस 350 रुपए था, तो प्लीज समझने की जरूरत है 2011-12 में भी 1241 रुपए का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर आता था। अगर किसी को डेटा नहीं है तो जाके डेटा चेक कर ले, 350 रुपए का जो सिलेंडर था वो सब्सिडी वाला था, तो इसमें बहस नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 पे मैं आता, देखिए ऐसा है कि जब हम चेहरे की बात करते हैं तो नो डाउट अगर आप देखोगे कि संगठन जो है उत्तर प्रदेश में, चलो एग्जाम्पल है कि हम उत्तर प्रदेश में सब लोग बैठे हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन देख लीजिए, कांग्रेस संगठन देख लीजिए। अपने देखिए भाई शैलेंद्र भाई, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, आपका एक भी कार्यकर्ता हमें आज तक नजर नहीं आता है। हाँ, फेसबुक पे नजर आ जाते हैं, ट्विटर पे नजर आ जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में नहीं नजर आ रहा है। मैं संगठन को मजबूत करने की बात तब करता हूं कि जब संगठन के लोग, यानी हर आदमी आपके नेताओं को नेता के रूप में माने और एक्सेप्ट करे, तो संगठन का मजबूत होता है जब लोग उससे जुड़ते हैं। लोग पैसे से नहीं जुड़ते हैं कि आपने चंद पैसा देकर बुलाया, लोग अपनी भावनाओं से जुड़े। जैसे आपने अभी एक चीज बोली थी कि लूट लिया देश को, लेकिन आज भी देश की 50% जनता मोदी जी की बातों पे विश्वास करता। देखिए एक खड़ूस सच है आपके लिए, दुनिया के लिए, इसमें बुरा मत मानना चाहिए, लेकिन वैसे ही नेतृत्व आज से 25-30 साल पहले इंदिरा जी का था। इंदिरा जी को भी लोग ऐसे ही मानते थे, देश का झुकाव उनकी तरफ था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहां से चले गए उस पर आत्ममंथन चिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास नो डाउट आज के दिन में चेहरा और स्ट्रेटेजी दोनों है, चाणक्य भी उनके पास है, तो उनका मुकाबला करने के लिए आपको कहीं ना संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। और संगठन जैसे चुनाव आते हैं, देखिए चुनाव हार जीत छोड़ दीजिए, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आप लोग हार जीत पे गुणा भाग करने लगते हो। संगठन का गुणा भाग जिस दिन करना चालू कर देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आपकी आज नहीं 2 साल बाद जीत निश्चित है। लेकिन आप अगर गुणा भाग नहीं करोगे, अध्यक्ष किसी को बना दो, आप पार्टी का नेतृत्व और संगठन लोगों को नहीं जोड़ोगे, तो भाई साहब आज नहीं कल भी हारते रहोगे। ये चीज चिंतन का विषय है। मैं चाहता हूं कांग्रेस भी स्ट्रांग रहे, क्योंकि विपक्ष का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी जिससे काम कर रही करती रहेगी।
तो संगठन बनाने की शुरुआत संजय जी अब हो गई है ना। अब देखिए ब्रजलाल खाबरी साहब को यूपी में उतारा गया है, उसके बाद धीरे धीरे वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद संगठन का निर्माण होगा, कार्यकर्ता जमीन पर उतरेगा ना सर, उसके बाद पार्टी मजबूत होगी। उम्मीद करते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। हम तो कहते हैं हर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम लोग उम्मीद कर करके यहाँ तक पहुंचे और आगे की उम्मीद ऐसे ही रहेगी, जारी रहेगी, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए ट्विटर पे देखना, फेसबुक पे देखना या हम टीवी डिबेट में देखना वो राजनीति नहीं है। जमीन पे देखना बहुत जरूरी है। लोगों के दिमाग में आपको घुसना जरूरी है, उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है, जनता की भावना को समझना जरूरी है और नेताओं पे अंकुश लगाना भी जरूरी है। तो जो कभी कभी जो स्टेटमेंट आ जाते हैं उससे कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो पार्टी जब बनती है तो सब लोग को थिंक टैंक में बार बार बोलता हूँ, बैठ के प्लानिंग बनानी चाहिए, उसी हिसाब से नैरेटिव सेट होना चाहिए पूरे जमीनी लेवल तक का, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आज के दिन में शांतनु जी वो मिसिंग है। जिस दिन वापस आ जाएगी ये पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, शैलेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। शैलेंद्र जी, जमीन पर कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। कौन सी जमीन पर? कोई पाताल जमीन के नीचे भी कोई जमीन है क्या? बताइए, पूछिए जरा। नहीं शैलेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए नोएडा में रहता हूँ, आपका कोई नेता नोएडा नहीं दिखता, हम लखनऊ जाते हैं, आपका कोई आदमी वहां नहीं दिखता। कोई भी समस्याएं होती तो नेता का किसी पार्टी का, हम कहते हैं समाजवादी के भी लोग खड़े रहते हैं, आपका तो कोई नेता ही नहीं दिखता। उस नेता की बात कर। देखिए आपकी आवाज इको कर रही है संजय जी, हमने आपका सवाल सुन लिया है। ऐसा है कि तमाम मुद्दों पे जन सरोकार के जी शैलेंद्र, उन सारे मुद्दों पे जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये किस मुद्दे पर पूछ रहे हैं? बताइए इनसे, कौन सा मुद्दा जो है उस पर लड़ा नहीं गया है? पूछिए इनसे। लेकिन निकाय चुनाव का हो या सड़क खड़ंजा झाड़ू पंजा हो। नहीं, ये आप बोल रहे हो, लेकिन जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही। मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं लीडर नहीं हो रहे। आपकी पार्टी को ना भाई साहब की पार्टी का। संजय भाई देखिए, एक मिनट, जनता ठीक है शैलेंद्र जी, वक्त की कमी है, प्लीज जल्दी शैलेंद्र जी। एक सेकंड, ये जनता हम पर विश्वास नहीं कर रही है, कब करेगी ये तो जनता ही जानती है ना। हम जनता के बीच में काम करने जा रहे हैं, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तय करेगी। हम अपना काम करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे, हम जमीन पर भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे भी, लोगों की समस्या का समाधान भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, संजय जी, दीपक जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का, चूंकि अब देखिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी को जल्द ही मिल जाएगा, यूपी का अध्यक्ष भी मिल गया है, तो एक नई कांग्रेस जो है इस बार देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।